गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 202 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म्स। इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म्स। अब इंटरफियरेंस मतलब गुजराती वालों के लिए व्यतिकरण। अब आपको कुछ टर्म्स आएंगी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गुजराती वालों के लिए रिफ्रैक्शन मतलब वक्रीभवन, रिफ्लेक्शन एटले परावर्तन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटले वक्रीभवनांक। अब आपको 12th स्टैंडर्ड में आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें कुछ इंटरफियरेंस जैसा वर्ड आया होगा, व्यतिकरण। अब इंटरफियरेंस किस केस में हो सकता है? इंटरफियरेंस तभी हो सकता है जब आपकी वेव्स, दो वेव्स के बीच, दो आपके पास वेव्स हैं, इन दो वेव्स के बीच इंटरफियरेंस कब हो पाएगा? इंटरफियरेंस मतलब वक्रीभवन, वो कब हो पाएगा? दो वेव्स के बीच इंटरफियरेंस तब हो पाएगा जब दोनों वेव्स कोहरेंट हो। कोहरेंट वेव मतलब, कोहरेंट मतलब सुसबद्ध। अब हम वेव्स को कोहरेंट कब कहेंगे? आप थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड का रिवाइज करो कि हम वेव्स को, दो वेव्स को कोहरेंट कब कहेंगे? इफ़ टू और मोर वेव्स मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड टाइम, दे आर सेड टू बी कोहरेंट। दो या दो से ज़्यादा वेव, अगर इन दोनों वेव्स के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो तो इन दोनों वेव्स को आप कोहरेंट कहोगे। और सिर्फ कोहरेंट वेव्स में ही इंटरफियरेंस हो सकता है। आप जो इंटरफियरेंस स्टडी करोगे वो कोहरेंट वेव्स के बीच होगा, ठीक है। अब सोर्सेज विच प्रोड्यूस कोहरेंट वेव्स आर कॉल्ड कोहरेंट सोर्सेज। तो सोर्स मतलब उद्गम स्थान। तो अपना जो सोर्स में से आपको कोहरेंट वेव्स मिलती हैं उनको कोहरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो ये सिर्फ रिवीजन था कि कोहरेंट वेव्स क्या है और कोहरेंट सोर्सेज क्या है। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स मतलब व्यतिकरण ना, हाँ, इंटरफियरेंस मतलब व्यतिकरण, नॉट वक्रीभवन। अब मैं गुजराती में गलती करूँ तो माफ़ करना, आई एम नॉट अ गुजराती मीडियम पर्सन। सो इंटरफियरेंस मतलब व्यतिकरण, ओके। तो આપણે થિન ફિલ્મ્સમાં વ્યતિકરણ સ્ટડી કરશું। થિન ફિલ્મ એટલે શું? કેટલી પાતળી ફિલ્મ હોય તો એને થિન ફિલ્મ કહેવાય। કોઈ પણ પાતળી ફિલ્મ જે 0.5 માઇક્રોમીટરથી 10 માઇક્રોમીટર જેટલી थिकनेसवाળી હોય, इतनी पतली फिल्म जिसकी थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच जितनी हो तो उसे आप थिन फिल्म कहोगे। थिन फिल्म की थिकनेस कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अब थिन फिल्म के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करो तो क्या होगा? ये आपकी थिन फिल्म है, इसका डायमीटर 0.5 से 10 माइक्रोमीटर जितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप जब थिन फिल्म पे आपकी रे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा पता है? देखो यहाँ पे एक सरफेस बना, तो ये मीडियम 1, ये आपका मीडियम 2 और ये वापस मीडियम 1 बन गया, ये दो मीडियम होंगे। ये थिन फिल्म जो है वो किसी मीडियम की बनी है, ये बाहर एयर है एक, फॉर एग्जांपल यहाँ भी एयर है एग्जांपल, तो ये मीडियम 1 दोनों, और ये जो थिन फिल्म है वो मीडियम 2 का बना है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपकी इस सरफेस पे रे आएगी तो क्या होगा? उसका थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और बाकी ट्रांसमिट होगा। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन पामવું।
तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा और बाकी का पोर्शन इस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगा। और फिर ये तो रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये वाली जो वेव है वो वापस यहाँ पे आएगी, तो इसे वापस से एक सरफेस मिलेगा। तो इस पॉइंट के बाद वो क्या करेगी, थोड़ा सा पोर्शन उसका, थोड़ा सा पार्ट उसका इस तरफ जाएगा और बाकी सब इससे ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर ये वापस इस पॉइंट 2 पे आई, तो क्या होगा, इसे वापस एक वो क्या कहते हैं, सरफेस मिलेगा। तो अब इस सरफेस से वो थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा वापस मीडियम 2 में और बाकी चला जाएगा बाहर। यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर से उसे एक मीडियम बाउंड्री दिखेगी, तो यहाँ से थोड़ा सा वो अंदर की बाजू वापस रिफ्लेक्ट होगा, बाकी ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर पॉइंट 3 पे पहुँचेगा, तो पॉइंट 3 पे में आने के बाद थोड़ा सा वो अंदर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होगा और बाकी बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से यही चीज़ होगी। सो ये चीज़ आपकी होती रहेगी। A small portion of light thus gets reflected partially several times in succession with the film। मतलब कि आपका एक रे सक्सेसिवली रिफ्लेक्ट होगा और ट्रांसमिट भी होगा। तो आपको थिन फिल्म आपको जो ऊपर इस पोर्शन में मिलेगी वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये 1 2 3 ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं और ये क्या है, आपकी ट्रांसमिटेड रेज। अब आपके फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपका जब इंसिडेंट वेव हुआ, तो इंसिडेंट वेव के पास तो पूरी की पूरी एनर्जी है 100%। तो इसमें से जो 4% एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होगी, बाकी सब इस तरफ जाएगी। फिर यहाँ आके 3.65% एनर्जी सेकेंड रे में रिफ्लेक्ट होगी और थर्ड रे में 0.005% एनर्जी, बाकी सब ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से हुआ क्या कि हर एक रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद आपकी इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे की घटती जा रही है। देखो स्टार्टिंग में 100% थी, पहले ही रिफ्लेक्शन में 4% हो गई, दूसरे रिफ्लेक्शन में 3.65% हो गई, तीसरे रिफ्लेक्शन में 0.005% हो गई। मतलब कि एट ईच रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटी एंड हेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डिवाइडेड। अब हो क्या रहा है कि एक इस पॉइंट पे ये जो इंटेंसिटी है, वेव की इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड मतलब कम विस्तार, इसकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो है वो डिवाइड हो रहा है ना। इस पॉइंट पे डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे आके फिर से डिवाइड हुआ, फिर यहाँ के में आके फिर से डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे आके फिर से डिवाइड हुआ। मतलब हर पॉइंट पे आपका वेव की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और डिवाइड इसीलिए इस इंटरफियरेंस को हम इंटरफियरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहेंगे। इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म्स को हम इंटरफियरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके रे का एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है, एम्पलीट्यूड मतलब कम विस्तार। नाउ प्लेन पैरेलल फिल्म क्या है? A transparent thin film of uniform thickness bounded by two parallel surfaces known as thin film। इसे आप thin film कहोगे। एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है बाउंड बाय टू पैरेलल सरफेस। ये देखो ये दो पैरेलल सरफेस हैं, उससे बाउंड एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म को आप प्लेन पैरेलल थिन फिल्म कहोगे। अब इसमें हम देखो रिफ्लेक्टेड रेज भी रहेंगी और ट्रांसमिटेड रेज भी रहेंगी, ठीक है। तो अब ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं 1 2 3 4 5 जो भी है, इन रेज के कारण कुछ इंटरफियरेंस होगा। इंटरफियरेंस मतलब व्यतिकरण, व्यतिकरण। और ये जो ट्रांसमिटेड रेज हैं इनके कारण भी कुछ इंटरफियरेंस होगा, ठीक है। तो अब हम पहले स्टडी करेंगे
कि रिफ्लेक्टेड रेस के कारण क्या होगा आपका, कैसी होगी इंटरफियरेंस, कैसा होगा इंटरफियरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। कंसिडर अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी। आप एक प्लेन पैरेलल फिल्म कंसिडर करो जिसकी थिकनेस है टी, ठीक है। और ये जो आपका मटेरियल है ना जिससे आपकी प्लेन पैरेलल फिल्म बनी हुई है वो म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब फिल्म के बाहर क्या है, यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है, ठीक है। अब आप कंसिडर करो कि एक प्लेन वेव फ्रंट एंगल आई बना के यहाँ पे पॉइंट बी पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी अंदर जाएगा BF वाले पाथ में। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला एंगल भी आई रहेगा, ठीक है। फिर इस F पॉइंट पे आके क्या होगा, F पॉइंट पे आके थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे निकल जाएगा, बाकी इस FD पाथ पे। फिर यहाँ आके फिर से क्या होगा, इस D पॉइंट पे आके कि थोड़ा सा पोर्शन इस तरफ जाएगा और बाकी पोर्शन अंदर चला जाएगा, इसी तरह से होगा। अब हमें रिफ्लेक्टेड कौन सी है, रे 1 और रे 2। तो इन रेस के कारण जो आपका इंटरफियरेंस हो रहा है वो देखना है। अब हम पहले ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस देखेंगे। पाथ डिफरेंस मतलब पथ तफावत, और ज्योमेट्रिकल मतलब भौमितिक। तो हम भौमितिक ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस देखेंगे। कौन किसके बीच, इन दोनों के बीच, रे 1 और रे 2 के बीच पाथ डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस मतलब पथ तफावत। अब देखो ये रे, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये देखो इस पॉइंट के बाद HC और DE ये पैरेलल जा रही है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। इस पॉइंट के बाद ये दोनों वेव्स सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। सो पाथ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ से आ रहा है। देखो रे 1 यहाँ पे है, तो रे 1 डिफरेंस क्या है, देखो रे 1 इस तरफ जा रही है, यहाँ पे ट्रैवल कर रही है इतना, ठीक है। और रे 2 इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए कितना ट्रैवल कर रहा है, ये रे 2 देखो ये यहाँ से पहुँच के यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ। और पर रे 2 है ना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। देखो रे 2 को इसी पॉइंट पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना प्लस इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। रे 2 डायरेक्ट चली गई, रे 1 डायरेक्ट ऐसे चली गई, रे 2 को यहाँ आने के लिए इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा पाथ है उसे आप पाथ डिफरेंस कहोगे, कि रे 2 को कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। रे 2 को इतना ट्रैवल एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, और रे 1 का ये BH, तो BF प्लस FD माइनस BH, ये है आपका पाथ डिफरेंस। BF प्लस FD माइनस BH, ये आपका ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। पर अब आप देखो कि ये BF और FD तो उसने मीडियम में ट्रैवल किया, और रे 1 ने जो BH डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो एयर में किया, ठीक है। तो अब एयर में और मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो आपको ये पता है ना कि हर मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट होती है लाइट की। तो हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ से तो काम नहीं बनेगा, हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ मेजर करना पड़ेगा। ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है डेल्टा A इज इक्वल टू म्यू एल, मतलब कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में जितनी लेंथ ट्रैवल की है। तो हमारे केस में डेल्टा A कितना होगा, डेल्टा A होगा
ये बी एफ प्लस एफ डी कितने में ट्रैवल किया, बी एफ प्लस एफ डी ट्रैवल किया म्यू में, तो हमारा डेल्टा ए होगा म्यू बी एफ प्लस एफ डी माइनस ये जो बी एच है माइनस बी एच जो हमें करना है, बी एच किस में ट्रैवल किया इसने, बी एच डिस्टेंस हमने एयर में ट्रैवल किया और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो म्यू बी एफ प्लस एफ डी माइनस 1 इंटू बी एच। ठीक है, अब ट्राइंगल बी एफ डी में ध्यान दो, ट्राइंगल बी एफ डी, इसमें ये एंगल आर है बी एफ जी और ये भी एंगल आर है, दोनों आर रहेंगे। ठीक है, और इस ट्राइंगल पे ध्यान दो तो बी एफ इज इक्वल टू एफ डी होगा। अब इसी ट्राइंगल में ये ट्राइंगल बी एफ ये वाले में कॉस आर क्या होगा, कॉस आर होगा आपका बी एफ, कॉस क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बी एफ नहीं पर बी जी बाय बी एफ, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बी जी बाय बी एफ, तो आपका बी एफ क्या होगा, बी एफ होगा बी जी बाय कॉस ऑफ आर। ये देखो फिर से यहाँ पे ध्यान दो, इसमें कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू बेस बाय सॉरी ये वाले ट्राइंगल में कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू बेस, बेस तो ये हुआ ना एफ जी, ये गलती मत करना, बाय हाइपोटेनस क्या है ये बी एफ, ये रही, सो कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू एफ जी बाय बी एफ, तो बी एफ का सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो एफ जी बाय कॉस आर। अब एफ जी क्या है, ये कितना है, एफ जी इज इक्वल टू थिकनेस टी, तो एफ जी की जगह टी रख दिया, तो आपको बी एफ क्या मिला, बी एफ इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर। तो अब बी एफ इज इक्वल टू एफ डी है, तो एफ डी भी इतना ही होगा, तो बी एफ प्लस एफ डी कितना होगा, बी एफ मतलब यानी कि टी बाय कॉस आर, और एफ डी कितना होगा टी बाय कॉस आर, मतलब कि 2t बाय कॉस आर। अब बी ऑल्सो बी जी इज इक्वल टू जी डी। अब इस ट्राइंगल में देखो तो बी एफ इज इक्वल टू एफ डी है और बी जी इज इक्वल टू जी डी है। ठीक है, अब बी जी और जी डी इक्वल हैं, तो बी डी इज इक्वल टू, देखो बी डी क्या है, बी डी इज इक्वल टू बी जी प्लस जी डी, और मैंने अभी बोला कि बी, आपको फिगर में दिख रहा होगा बी जी और जी डी इक्वल है, तो बी जी प्लस बी जी इज इक्वल टू 2bg, सो बी डी इज इक्वल टू 2bg। ठीक है, अब बी जी इज इक्वल टू एफ जी टेन आर। अब आप इसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में टेन आर निकालिए, टेन आर कितना होगा, टेन होगा
परपेंडिकुलर जो कि है बी जी बाय बेस जो कि है एफ जी। तो बी जी विल बी इक्वल टू एफ जी टेन आर, ठीक है। और एफ जी क्या है आपका, एफ जी आपकी थिकनेस है टी, तो टी टेन आर, बी जी इज इक्वल टू टी टेन आर। ओके, सो बी जी इज इक्वल टू टी टेन आर, ठीक है। अब हमें बी जी मिल गया, बी जी की वैल्यू टी टेन आर मिली, तो ये बी जी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करो तो बी डी इज इक्वल टू टी टेन आर मिलेगा। अब ट्राइंगल बी एच डी पे ध्यान दो। ट्राइंगल बी एच डी मतलब कि ये आपका देखो 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ये एंगल आई है, ठीक है, ये, और ये आपको पता है कि ये 90 होता है हमेशा, ठीक है। अगर ये आई है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस आई, मतलब कि एंगल एच बी डी 90 माइनस आई है, ठीक है। एंगल एच बी डी 90 माइनस आई है। फिर ये एंगल आई और ये एंगल 90, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बी एच, अब साइन आई निकालते हैं। इसमें साइन आई कितना होगा, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब इस केस में बी एच देखो, पर इसके लिए साइन आई, ये ट्राइंगल पे आप ध्यान दो, परपेंडिकुलर दैट इज बी एच बाय बी डी, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू बी एच बाय बी डी। तो बी डी को सब्जेक्ट ऑफ सॉरी बी एच ऑफ सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो यहाँ ले आओ, तो बी एच इज इक्वल टू बी डी साइन आई। अब बी डी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, वो पुट कर दो तो टू टी टेन आर साइन आई। अब आपको स्नेल्स लॉ पता है, स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये हमने 11th स्टैंडर्ड से देखी हुई है। अब आर साइन आर को इस तरफ ले जाओ तो आपको साइन आई की वैल्यू इस तरह से मिलेगी, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। अब ये यहाँ पे साइन आई जो है ना, उसकी जगह पे म्यू साइन आर पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि ये टेन आर है, टेन आर इज इक्वल टू साइन आर बाय कॉस आर, तो टेन आर की जगह साइन आर बाय कॉस आर। फिर सिंप्लीफाई करो तो बी एच की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इस वाले इक्वेशन पे आओ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वाले में। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू मिली यहाँ पे, और बी एच की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे। दोनों को पुट करो और सिंप्लीफाई करते जाओ तो आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा 2 म्यू टी कॉस आर। अब ये पूरा नहीं है, क्यों नहीं है, आपको ये आइडिया होगा, 11th-12th में आपने स्टडी किया होगा कि जब आपका वेव किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें पाई का फेस चेंज आता है, इट इज़ अ फेस चेंज ऑफ पाई, या फिर पाथ चेंज ऑफ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। ये आपने स्टडी किया होगा कि ऐसे कोई बाउंड्री है, ठीक है, उस पर अगर वेव आ रही है, ठीक है, तो वेव रेयरर से डेंसर की तरफ
अगर ये आपकी सरफेस है, वेव आ रही है रेयर टू डेंसर, और जब वापस रिफ्लेक्ट होगी ना तब फेज डिफरेंस ऑफ पाई या फिर पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 इंट्रोड्यूस होगा। बट अगर आपकी वेव कुछ इस तरह से डेंसर से रेयरर, ऐसे डेंसर से आ रही हो, रेयरर की सरफेस पे रिफ्लेक्ट बैक हो, तो कोई फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपकी वेव रेयरर से डेंसर में ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो तो फेज डिफरेंस ऑफ पाई या पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 होगा। ये आप ध्यान में रखना। अब आप हमारे इस कंडीशन को देखिए, तो आपके बाहर में क्या है, एयर, यहाँ पे कोई है मीडियम म्यू, ठीक है, एयर है बाहर। तो एयर जो है वो इससे रेयरर हुआ, इससे एयर मतलब ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, विच मीन्स कि जब आपकी यहाँ से रे आके रिफ्लेक्ट बैक होती है तो पाई का फेस चेंज या फिर आप कह सकते हो λ/2 का पाथ चेंज होता है। तो पाथ डिफरेंस में आपको λ/2 भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने λ/2 को कंसिडर किया, तो माइनस λ/2 रख दिया यहाँ पे, तो आपकी पाथ डिफरेंस यह है। अब ये याद रखना आप कि रिफ्लेक्टेड के केस में, रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में आपका पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 होता है। जब टी, जहाँ पे टी आपकी थिकनेस ऑफ फिल्म है, म्यू आपका जो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है, आर आपका कॉस आर, आर मतलब जिस एंगल पे वो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो, और λ/2 तो आपको पता ही है, लैम्डा वेव लेंथ है। अब कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ज़्यादा ब्राइट और मिनिमा मतलब डार्क, मैक्सिमा ब्राइट, मिनिमा डार्क। तो मैक्सिमा ऑकर्स व्हेन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज m λ। तो अब दो रेज हैं, ठीक है, अगर दोनों इस तरह से, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर हो तो क्या होगा, इंटरफेरेंस के बाद एक्सक्यूज मी, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट तो साथ में ऐड होके क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड ऐसे आपको इस तरह से मिलेगा। और अगर इसकी जगह कुछ ऐसा हुआ तो इसका जहाँ क्रेस्टर है, इसका यहाँ ट्रफ है, उल्टा, तो क्या होगा, हाँ, और ये अगर कुछ ऐसा हुआ तो कोई लाइट नहीं मिलेगी। ये सब एक दूसरे को कैंसिल करा है, जितना यहाँ पे पॉजिटिव में इतना यहाँ पे नेगेटिव में, ये तो 0 0 ही है, ये तो कुछ नहीं डार्क मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। अब हमारे केसेस में हमारे पास दो रे हैं, उन रे के रिफ्लेक्टेड रेज, उनके इंटरफेरेंस के बाद मैक्सिमा कब मिलेगा, मैक्सिमा डेल्टा इज इक्वल टू m λ पे मिलता है। जब आपका पाथ डिफरेंस m λ हो तब आपको मिलता है मैक्सिमा, ठीक है। और मैक्सिमा के वक्त क्या होता है, मैक्सिमम ब्राइटनेस के वक्त क्या होता है, क्रेस्ट ऑफ वन वेव्स फॉल ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर्स। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक का क्रेस्ट दूसरे पे बने तो ऐसे बड़ी मिलती है। एंड द वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, और इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिससे आप गुजराती में सहायक व्यतिकरण से समझते होंगे, ठीक है। तो
डेल्टा इज इक्वल टू एम लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और हमारे केस में डेल्टा कितना है, ये डेल्टा इतना है, उसे एम लैम्डा से इक्वेट करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा उसको सॉल्व करके। तो आपकी रिफ्लेक्टेड के केस में कंडीशन फॉर ब्राइटनेस मतलब कि मैक्सिमा वाली कंडीशन ये है, और मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंजेस कब ओकर होती हैं, जब डेल्टा इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा बाई 2 है। मतलब मैक्सिमा के लिए m लैम्डा, ये मैक्सिमा हुआ, ये याद रखना आप। और मिनिमा के लिए 2m+1 लैम्डा बाई 2, ये आपका मिनिमा हुआ, मिनिमा। अब ये आपका मिनिमा मतलब कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब इसका क्रेस्ट है यहाँ पे इसका ट्रफ आएगा ऐसा, तो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा डार्क, तो इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, मतलब गुजराती वालों के लिए विनाशक व्यतिकरण। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा और आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, डार्क। तो आपका पाथ है 2m ये, और हमने रिफ्लेक्टेड रेज के लिए पाथ मेजर किया इतना, इसको और इसको अगर इक्वेट करो दोनों डेल्टास को तो आपको ये इक्वेशन मिली। और ये किस चीज़ की है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए, मिनिमा के लिए। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपको ये ऐसी इक्वेशन मिलेगी, और ये क्या है, कंडीशन फॉर डार्कनेस। तो रिफ्लेक्टेड रेज के केस में कंडीशन फॉर डार्कनेस मिनिमा और कंडीशन फॉर ब्राइटनेस आपको मिल गई। अब टॉपिक है वेरिएबल थिकनेस वेज शेप्ड फिल्म। हमारे ऊपर वाले केस में क्या था, हमने यहाँ तक इंटरफियरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट स्टडी किया, इंटरफियरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अब मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कि इस तरह से रिफ्लेक्टेड रेज है उसके कारण भी इंटरफियरेंस हो रहा है, और ये जो ट्रांसमिटेड रेज है उसके कारण भी इंटरफियरेंस हो रहा है। तो अब हम स्टडी करेंगे इंटरफियरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। अब मैं स्कैन करना भूल गई थी इंटरफियरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये देखो पेज नंबर 343 के बाद 347 आ गया, तो बाकी जो मिसिंग टॉपिक्स है वो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया, आप देख लेना। वो पेज नंबर 344 और 345 पे है इंटरफियरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ये टॉपिक। अब जो यहाँ पे ट्रांसमिटेड रीजन में, इस रीजन में जो आपकी दो रेज है उसके कारण जो इंटरफियरेंस हो रहा है वो है इंटरफियरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। अब यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करनी है कि एक थिन फिल्म है म्यू की, उसके आसपास एयर है, फिर आपकी एस इंसिडेंट रे है, वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक होगी, पर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांसमिटेड रेस चाहिए। तो ये यहाँ आएगा, फिर पॉइंट बी से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, बाकी ट्रांसमिट होगा। पॉइंट सी से रिफ्लेक्ट हो, पॉइंट सी से थोड़ा सा यहाँ पे मीडियम में आएगा, वापस एयर में जाएगा, फिर इस पॉइंट से थोड़ा सा यहाँ जाएगा, बाकी यहाँ आएगा। तो हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में अभी फोकस करना है। अब ये रे डी क्यू और रे एन आर, इसके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा आप देखो। रे बी आर को इस पॉइंट के बाद इतना इस तरह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो दूसरी वाली रे आ रही है ये डी क्यू, उससे यहाँ वो इस बी पॉइंट से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। इसका मतलब
इतना डिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है इसको, और इसको इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन। जैसे हमने रिफ्लेक्टेड के केस में किया वैसे ही है, बस ये बी सी और सी डी कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं? म्यू वाले एरिया में। तो आपको पता है कि वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू एल होता है। तो आपका बी सी प्लस सी डी का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा? म्यू बी सी प्लस सी डी और माइनस बी एन। बी एन जो है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू बी सी प्लस बी डी इंटू 1 माइनस 1 इंटू बी एन। अब ट्राइंगल बी एन डी में देखो, ट्राइंगल बी एन डी ये वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में साइन आई क्या होगा? साइन आई इज परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बी एन बाय बी डी। और ट्राइंगल एम बी डी में देखो, ट्राइंगल एम बी डी में साइन आर कितना होगा? परपेंडिकुलर माने कि एम डी बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब एम डी बाय बी डी। साइन आई और साइन आर की वैल्यू मिल गई। अब आप साइन आई बाय साइन आर करो, तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? बी डी कैंसिल, बी एन बाय एम डी। अब स्नेल्स लॉ के तहत म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है। तो आपको जो ये साइन आई बाय साइन आर मिला वो क्या है? आपका म्यू, मतलब कि बी एन इज इक्वल टू म्यू एम डी। अब ट्राइंगल बी पी सी कंसिडर करो, ट्राइंगल बी पी सी। इसमें आप देखो तो सी पी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। और बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू पी डी, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू पी डी। कैसे? अब देखो पी डी कितना हुआ? पी डी हुआ पी सी प्लस सी डी, पी डी कितना हुआ? पी सी प्लस सी डी। अब पी सी इज इक्वल टू बी सी, तो पी सी इज इक्वल टू बी सी है, तो बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब बी सी प्लस सी डी क्या है? आपका पी डी। तो इसमें बी सी प्लस सी डी की जगह पे पी डी, और ये बी एन कितना है? बी एन है आपका म्यू एम डी। अब पी डी माइनस एम डी, पी डी माइनस इसमें से एम डी निकालो तो कितना बचेगा? पी एम, तो म्यू पी एम। अब इन ट्राइंगल बी पी एम, ट्राइंगल बी पी एम में देखो तो ट्राइंगल बी पी एम में कॉस आर कितना होगा? ये रहा आर, इस वाले ट्राइंगल में कॉस आर होगा बेस पर पी एम बाय हाइपोटेनस बी पी, ठीक है। तो पी एम को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो पी एम इज इक्वल टू बी पी कॉस आर, ठीक है। बी पी इस तरफ ले जाओ। अब बी पी इज इक्वल टू 2t, क्यों? अब देखो यहाँ पे आपकी जो थिकनेस ऑफ फिल्म है टी, ये इतनी है, ठीक है। इतना ही आप देखो ये वाला डिस्टेंस है, तो t प्लस टी, सो बी पी इज इक्वल टू 2t। तो ये 2t की वैल्यू यहाँ डालो तो पी एम होगा 2t कॉस आर, और अब पी एम की वैल्यू 2t कॉस आर डालोगे यहाँ पे तो डेल्टा आएगा आपका 2 म्यू टी कॉस आर।
आपका 2μt cos r। अब इस केस में आप माइनस λ/2 नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी रे ट्रांसमिटेड केस में यहाँ से आ रही है और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह से जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका डेंसर वाला है और बाहर एयर है वो रेयरर वाली है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आपका रे रेयरर से डेंसर में जाते हुए रिफ्लेक्ट होती है तभी उसे आप पाथ डिफरेंस कंसिडर करोगे। पाथ डिफरेंस आपका λ/2 चेंज होगा या फेज डिफरेंस पाई जितना चेंज होगा। पर हमारे केस में ये रेयरर से डेंसर से आती हुई रेयरर वाले बाउंड्री पे है। ठीक है, मतलब कोई पाथ चेंज कुछ नहीं होगा। तो हमारे ट्रांसमिटेड के केस में पाथ डिफरेंस हुआ 2μt cos r। अब हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था कि लास्ट लेक्चर ने इसी लास्ट टॉपिक में किया था कि ब्राइट फ्रिंजेस मैक्सिमा के लिए डेल्टा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो मैक्सिमा के लिए इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको ट्रांसमिटेड रेस का मिल जाएगा। ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ आती है और डार्क फ्रिंजेस मिनिमा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ हो रहा था, यहाँ पे विनाशक व्यतिकरण डेल्टा इज इक्वल टू इतने पे 2m+1 λ/2। तो आप ये इसको इसके साथ इक्वेट करो तो आपकी ये, तो ट्रांसमिटेड के केस में आपको मिल गई ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस कहाँ कहाँ आती है। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक, जो मैंने कहा था ना कि आधा स्कैन हुआ है, वो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया 15.2। ठीक है, पहला टॉपिक क्या था, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, और दूसरा जो दूसरी पीडीएफ में भेजा मैंने, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल थिकनेस वेज शेप्ड फिल्म। लेट अस नाउ स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस। अब अभी तक जो हमने थिकनेस अपनी जो फिल्म कंसिडर की उसकी थिकनेस पूरे में सेम है, देखो हर जगह उसकी थिकनेस टी है। पर अब हम जो स्टडी करेंगे ना उसमें फिल्म वेरिएबल थिकनेस की है। अ फिल्म हैविंग zero thickness at one end progressively increasing to a particular thickness as other end is called wedge। अब ऐसी जो थिन फिल्म्स है ना, इस तरह से जो एक एंड पे ज़ीरो है जिसकी थिकनेस, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे थिकनेस इतनी है, यहाँ पे थिकनेस इतनी है, यहाँ पे इतनी 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 इतनी। तो देखो थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है। इसको आप वेज कहेंगे। क्या कहेंगे? वेज। कि एक एंड पे ज़ीरो थिकनेस है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वो बढ़ती जाएगी। अ थिन wedge of air film can be formed by two glass slides resting on each other at one end and separated by thin spacers at opposite end। अब वेज क्या है? इस तरह से है वेज। तो आप इस वेज को बनाओगे कैसे? वेज को बनाने के लिए आप दो ग्लास प्लेट लो, एक ये और एक ये। दोनों ग्लास प्लेट को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखो टिल्ट करके, और उसके बीच में कुछ पतला सा कोई थिन ऐसे शीट रख दो, थिन शीट या कुछ भी, थिन स्पेसर कह लो इसको, थिन स्पेसर। स्पेस के बीच ऐसे थिन स्पेसर रख दो तो आपकी फिल्म इस तरह से इंक्लाइन रहेगी। बस ये है आपका वेज। ठीक है, अब इस केस में हमें इंटरफियरेंस स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सोडियम सोर्स लेंगे। अब आपको पता है सोडियम मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, तो सोडियम में से लाइट निकलेगी। अब वो लाइट सोर्स में से लाइट तो हर डायरेक्शन में निकलती है ऐसे। हम उसके आगे एक लेंस रखेंगे, लेंस से आपकी रेज इस तरह पैरेलल हो जाएगी, और फिर एक ग्लास प्लेट रखेंगे 45 डिग्री एंगल पे विथ
एक्स एक्सिस। फिर आप क्या करोगे, फिर इसके कारण क्या होगा, ये रेज इस यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे जो थिन फिल्म बन रही है, ये इस थिन फिल्म के कारण इंटरफियरेंस होगा। और जो इंटरफियरेंस हो रहा है, जो मिनिमम मैक्सिमम आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है, वो आपको यहाँ से इस माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंटरफियरेंस के कारण दिखता क्या है, इस माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है, क्या होता है इंटरफियरेंस में। तो मैंने इस वेज को इस तरह से रखा। ठीक है, अब ये वेज है मेरी, वेज एंगल है थीटा, इसको आप वेज एंगल थीटा कहोगे। ठीक है, जिस एंगल पे ये रखे हैं ना दोनों, इससे आप वेज एंगल कहोगे, वेज एंगल। अब वेज पे आपकी लाइट पड़ रही है, नॉर्मली पड़ रही है, नॉर्मली मतलब ऐसे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि आपका नॉर्मल सरफेस से नॉर्मल के साथ आपकी रे कितना एंगल बना रही है। अगर आपकी रे नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रही हो तो वापस भी नॉर्मल ही जाएगी। मतलब कि अब इस केस में देखो i इज इक्वल टू 0 है, i इज इक्वल टू 0 होगा ना, ये नॉर्मल है और इसी के साथ आ रही है, तो इस केस में i इज इक्वल टू 0 होगा। और वापस भी नॉर्मल अगर इंसिडेंस है तो वापस भी नॉर्मल के अक्रॉस जाएगी, तो r भी 0 है, i और r दोनों 0 है। तो ये याद रखना कि ये भी नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, मतलब i भी 0 है और r भी 0 है। इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल, आप आगे देखना, जहाँ पे भी आपका नॉर्मल, आपको ये बोल दिया जाएगा कि एट नॉर्मल इंसिडेंस r इज इक्वल टू 0, सो कॉस r इज इक्वल टू 1, ऐसा बोलेंगे। तो आप ये याद रखना, नॉर्मल इंसिडेंस के वक्त r एंड i दोनों 0 है। ठीक है, अब इस प्लेट पे वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, बाकी यहाँ जाएगा। फिर इस पॉइंट पे क्या होगा, वापस और थोड़ा यहाँ जाएगा। और इस प्लेट पे क्या होगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे, इस तरह से आगे होगा। अब ये जो बाहर दो लाइट आई, इन दोनों लाइटों के, इन दोनों रेस के कारण इंटरफियरेंस होगा, जो बाहर इस तरह से आई, और वो माइक्रोस्कोप में आप देख पाओगे। ठीक है, अब ये हम कौन सी रेस को देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वाली रेस को। कौन सी, रिफ्लेक्टेड वाली रेस को। तो रिफ्लेक्टेड के केस में आपने देखा कि रिफ्लेक्टेड के केस में आपका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का पाथ डिफरेंस अलग है, आप ध्यान रखना। रिफ्लेक्टेड के केस में आपका पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा है, तो हमने रिफ्लेक्टेड रेस के केस में पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा रखा। ठीक है, अब मिनिमा कब अकर होगा, इन केस में मिनिमा कब होगा। मिनिमा मतलब, मिनिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस या डार्क फ्रिंजेस कब आएंगी, जब पाथ डिफरेंस ऐसा होगा। तो आप इस वेज वाले केस में मिनिमा कब आएंगी, तो आप इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ये क्या है, ये है आपकी वेज शेप फिल्म में आपका मिनिमा कब आएगा उसके लिए। ठीक है, अब आपने देखा कि लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब मैंने आपको बताया i और r दोनों 0, दैट इज r इज इक्वल टू 0। r 0 तो cos 0 कितना होता है 1, तो cos r इज़ 1। तो यहाँ पे cos r की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 2 म्यू t इज इक्वल टू m लैम्डा, 2 म्यू t इज इक्वल टू m लैम्डा होगा, ये वाला इक्वेशन। उसके बाद आप क्या करो, आप फर्ज करो, आप कंसिडर करो कि आपकी वेज शेप्ड फिल्म है, उसमें
T1 पे डार्क फ्रिंज है, T2 पे डार्क फ्रिंज है, T3 पे डार्क फ्रिंज है, फिर T4 पे डार्क फ्रिंज है, इस तरह से। मतलब T1 पे डार्क फ्रिंज है, T इज इक्वल टू T1 पे डार्क फ्रिंज है, तो मैं 2 म्यू T1 इज इक्वल टू एम लैम्डा लिख सकती हूँ। फिर नेक्स्ट एक डार्क फ्रिंज T1 पे है, दूसरी डार्क फ्रिंज T2 पे है, तो मैं क्या अब मैं क्या करूँ, 2 म्यू T2 इज इक्वल टू, ये mth डार्क फ्रिंज है, अगर ये mth नंबर की डार्क फ्रिंज है तो ये m प्लस 1th नंबर की डार्क फ्रिंज होगी, तो 2 म्यू T2 इज इक्वल टू m प्लस 1 लैम्डा। ये अब इक्वेशन इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, 2 म्यू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 15.20 माइनस इक्वेशन 15.21, एक ये करो तो आपकी ऐसी इक्वेशन आएगी। अब T2 माइनस T1, T2 कितना है, इतना, और T1 कितना है, इतना, मतलब ये पोर्शन है T1 और पूरा है T2। एक्सक्यूज मी। तो इसमें अब देखो, ये पूरा T2 है, ठीक है, और इसमें से इतना पोर्शन T1 है, तो T2 माइनस T1 कितना होगा, T2 माइनस T1 ये पोर्शन होगा, बाकी बचा पोर्शन जो है BC, ठीक है। बट 2 म्यू बी, अब ये 2 म्यू BC इज इक्वल टू लैम्डा, बट अब ये T2 माइनस T1 की जगह पे आप BC पुट करो तो 2 म्यू BC इज इक्वल टू लैम्डा होगा। फिर BC को सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बनाओ तो BC इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू। अब ट्राइंगल CAB देखो, ट्राइंगल CAB, उसमें tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा BC बाय AB, मतलब कि BC इज इक्वल टू AB tan थीटा, सो AB tan थीटा इज इक्वल टू BC। अब BC की जगह पे ये पुट कर दो तो AB tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू। अब AB is the distance between successive dark fringes and it also equals the separation between successive bright fringes. This is called fringe width beta। अब ये AB है क्या, AB क्या है, देखो पॉइंट A पे क्या है, आपकी पहली डार्क फ्रिंज, पॉइंट B पे क्या है, आपकी दूसरी डार्क फ्रिंज, तो ये AB कितना होगा, दो डार्क फ्रिंज, दो बैक टू बैक डार्क फ्रिंज के बीच का डिफरेंस, मतलब ये दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, और इसे हम फ्रिंज विथ बीटा कहेंगे, फ्रिंज विथ बीटा। फ्रिंज विथ बीटा क्या है, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज या फिर दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, तो ए बी की जगह बीटा रख सब्सटीट्यूट करो तो बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बीटा रखो और tan थीटा को इधर ले आओ तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू tan थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो आपको पता है कि इफ़ थीटा की वैल्यू थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा, सो tan थीटा की जगह यहाँ पे थीटा लिख दो, सो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा, ठीक है। अब ये जो वेज शेप्ड की फिल्म्स होती है ना, इसके कारण आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो कुछ ऐसा होता है, फ्रिंज एट एपेक्स इज डार्क, एपेक्स मतलब कि ये वाला पार्ट, ये स्टार्टिंग, तो यहाँ सबसे पहली जो ये एपेक्स वाली फिल्म होती है ना वो डार्क होती है,
फ्रिंज आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, फ्रिंजेस आपकी ऐसी दिखती हैं, स्ट्रेट और पैरेलल। ये फ्रिंजेस आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। ये फिर इसके इन दोनों सबके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। फ्रिंज आर लोकलाइज्ड एंड आर ऑफ इक्वल थिकनेस, फ्रिंज लोकलाइज भी होते हैं, लोकल एरिया में इतने ही एरिया में मिलती है जितने में आपका डोमेन है, और फ्रिंजेस सारी इक्वल थिकनेस की होती है, मतलब सारे फ्रिंजेस की थिकनेस इक्वल होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेज एंगल, वेज एंगल क्या है? वेज एंगल है आपका ये थीटा। तो आप थीटा डिटरमाइन कैसे करोगे? कोई भी आपको वेज दी रहेगी तो आप उसका थीटा कैसे डिटरमाइन करोगे? अब फर्स्ट करो कि आपकी nth नंबर की डार्क फ्रिंज है T1 पे, पॉइंट Q पे है, ठीक है। तो द डार्क फ्रिंज ऑफ Q एट Q इज गिवन बाय 2 mu T1 इज इक्वल टू m लैम्डा। डार्क फ्रिंज का इक्वेशन है ये 2 mu T इज इक्वल टू m लैम्डा। तो T की जगह पे T1, क्योंकि ये T1 थिकनेस पे है, बट थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू बहुत कम है। तो आप जो है वो अब आप देखो, अब आप ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना रहेगा? tan थीटा आपका होगा T1 बाय x1, क्यों? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब थीटा की वैल्यू बहुत कम है, थीटा की वैल्यू कम हो तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू T1 बाय x1। सो T1 इज इक्वल टू x1 थीटा, तो T1 इज इक्वल टू x1 थीटा। T1 की जगह पे x1 थीटा पुट करो, तो 2 mu x1 थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट करो कि R पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक m डार्क फ्रिंजेस थी, अब यहाँ से यहाँ तक n डार्क फ्रिंजेस चली गई, मतलब m प्लस nth नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज है यहाँ पे। तो इसी तरह से एट R इज रिटन एज 2 mu x2 थीटा, x2 थीटा क्यों? क्योंकि ये R पॉइंट x2 डिस्टेंस जितना दूर है, तो 2 mu x2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस n लैम्डा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो और थीटा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो कुछ ऐसी मिलेगी। अब अगर आपका म्यू आपके केस में अगर आप एयर लो वेज के बीच में एयर भरो तो म्यू इज इक्वल टू 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी। तो अगर आपके पास फर्स्ट किसी mth नंबर के या फिर किसी भी दो डार्क फ्रिंज जो कि कोई भी दो डार्क फ्रिंज लो, ठीक है, और दोनों के बीच में कैपिटल N डार्क फ्रिंजेस होनी चाहिए, ठीक है। और आप उन दोनों का पोजीशन ले लो, x1 और x2 मेजर कर लो माइक्रोस्कोप से। ये आपको ऐसे प्रैक्टिकल्स जब आएंगे ना न्यूटन्स रिंग के, तब आपको बराबर समझ आएगा, ठीक है। तो आपको x2 और x1 आप मेजर कर लो तो आपको वेज एंगल थीटा मिल जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ स्पेसर, मतलब कि ये जो आपने एंड में स्पेसर यूज़ किया है ना, ये वाला स्पेसर, ये स्पेसर आपको कितना थिक चाहिए वेज बनाने के लिए, वो आपको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कंसिडर करो कि आपको लेंथ पूरी के पूरी ऐसे L लेंथ की वेज चाहिए पूरी, ठीक है, स्मॉल L लेंथ की। तो अब वेज रख के ये ट्रायंगल कंसिडर करो,
इस ट्राइंगल में देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर बाय बेस t बाय एल, और थीटा की वैल्यू कम है तो tan थीटा और थीटा लगभग सेम होगा, सो थीटा एल इज इक्वल टू टी, टी इज नियरली इक्वल टू एल थीटा। अब t इज इक्वल टू एल थीटा, नियरली इक्वल टू, यूजिंग इक्वेशन 15.2 इंटू इक्वेशन 15.3 इक्वेशन। हाँ, अब थीटा की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, थीटा की वैल्यू इसमें पुट करो, ये इसमें, तो आपको टी की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी। मतलब वेज जितना भी है, हमें कितने थिकनेस की वेज रखनी है वो भी हमें पता चल जाएगा। अब कलर्स इन थिन फिल्म्स, आपने देखा होगा कि आपका कोई भी आप कहीं पे भी ऑयल स्पिल करो या फिर सोप बबल्स हो, सोप बबल्स देखे ना, बच्चे खेलते हैं इस तरह से सोप में से फूंक मारते, ऐसे गोल सा कुछ मेले में मिलता है, મેળામાં જોયું છે ને પેલું સોપ બબલ્સ, સાબુના પાણીથી આમ ફુગા બનાવે, उसमें इन सोप बबल्स में आपने देखा होगा कि आपको जब वो ऐसे जब वो उड़ते हैं तब सोप बबल्स में से कलर कलर मिलते हैं। वो कलर्स आपको क्यों मिलते हैं? वो कलर्स आपको इंटरफियरेंस के कारण मिलते हैं, और इंटरफियरेंस इसी के कारण मिलते हैं। क्या होता है पता है? लाइट हमारी वाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स है, सारे कलर्स हैं, काफ़ी सारे, ठीक है। अब इन सारी वेवलेंथ्स में से जिस भी वेवलेंथ पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा ना, वो आपके वो एब्सेंट हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं आपको, और बाकी सारी वेवलेंथ्स हैं वो आपको दिखेंगी। तो आपका एक तो क्या होगा, वाइट लाइट है और उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो उसमें से जिन वेवलेंथ पे जिस कलर के वेवलेंथ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुई वो नहीं दिखेंगे, बाकी सारे कलर्स दिखेंगे। तो आपको वो जो सोप बबल होंगे वो सोप बबल्स कलरफुल दिखेंगे। उसी तरह से आपका ऑयल की फिल्म ले लो या फिर माइका ले लो, तो आपका यही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स रिंग्स करेंगे।